नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इनमें हम क्या करते थे, दो चर राशियां मान लेते थे x और y। ठीक है ना। और जो द्विघात समीकरण होता है और ये दो चर राशियों वाला समीकरण युग्म होता है, बस इनमें फर्क केवल इतना ही होता है कि उसका जो मानक रूप होता है दो चर राशियों वाले का, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। लेकिन जो द्विघात समीकरण वाले का होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। उसमें क्या होता है, एक ही चर राशि होती है और इसमें दो होती हैं जिनको हमें अलग अलग करके मानना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमारे जो 3.3 एक्सरसाइज इसमें शायद हम लोग पढ़ चुके थे, और आज की जो एक्सरसाइज है हमारी 3.4। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी कि अगर दो इक्वेशन दी गई हो तो प्रतिस्थापन विधि से उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और जो आपका 3.4 है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। तो उपयुक्त तो हम दोनों को मानते हैं, जो हमें अच्छी लगे वही उपयुक्त है। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो विलोपन ज़्यादा उपयुक्त रहती है क्योंकि वो जल्दी से सॉल्व हो जाती है। और तो हम आज पढ़ेंगे विलोपन। ठीक है ना। एक सवाल लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, मतलब इक्वेशन दो लेंगे। उन इक्वेशन को हम सबसे पहले प्रतिस्थापन से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, तो पिछला वाला भी रिवाइज हो जाएगा। और विलोपन से लेकर भी चलेंगे, तो दोनों विधियों से हम एक क्वेश्चन को बता देंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल कोचिंग क्लासेस नाम से FB पर पेज भी है और ग्रुप भी है। ठीक है, तो वो सारी बातें बाद में होती रहेंगी। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पहला जो है लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम और अपर क्वालिटी में पहुँचते हैं। तो दिया हुआ है कि 3x माइनस 5y इज माइनस 4, थर्ड नंबर है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा दिया है 9x। देखिए दिया क्या है, 9x इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये दिया है। ठीक है, तो इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब सारी संख्याओं को या तो इसको उठाकर उधर ले जाओ, सॉरी यहाँ पर y होगा, या तो इसको उठाकर इधर ले आओ या इसको उठाकर उधर ले जाओ। ठीक है, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 9x ये इधर आएगा, प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड। ठीक, तो पहला काम हमारा रहेगा, हम देखेंगे इन इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें प्रतिस्थापन हमने बताया था कि नाम से ही सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। प्रतिस्थापन यानी किसी को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, किसी को कहीं कहीं से उठाकर दूसरी जगह स्थापित करना। ठीक है ना, वही कहलाता है प्रतिस्थापन। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, तो देखते हैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो x की और या तो y की, बाकी सबको एक तरफ 75 कर देंगे। तो हम 3x को यहाँ रखते हैं, उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 5y प्लस का 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y प्लस 4, 3 इंटू में था तो सबके बटे में आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर हो गया 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर हमने कहा था जब x का मान निकल आए तो हम जिस समीकरण से x का मान निकालते हैं कभी भी उस समीकरण में x का मान नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो इक्वेशन है वो फिर बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो हमको नहीं करना है, 0 के बराबर हो जाएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमें करना क्या है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान उस समीकरण में रखेंगे जिससे हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। तो समीकरण 2 में पहुंचेंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो 2 हमारा ये है, ये हो जाएगा 9, और x की वैल्यू दी है 5y प्लस का 4 बटे 3,
फिर इधर -2y -7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15y और प्लस 3 चौको 12 -2y और -7 इज इक्वल टू 0। 15y में 2y जाएगा, बचेगा हमारा 13y, प्लस 12 में 7 जाएगा, बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर 5 उधर हो जाएगा, -5/13, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा y की वैल्यू हमारी निकल आई -5/13। एक एक स्टेप करते हैं, कि हम पढ़ा चुके इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। और तो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला हमारा जो कदम रहेगा इसमें ये रहेगा कि जो y का मान निकला है, ठीक है ना, तो y के मान को समीकरण हमने कहा था आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम 3 में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आप 1 में रखेंगे तो सबको पक्षांतर करना पड़ेगा, बात वही हमारी आएगी। 2 में रखेंगे फिर भी सबको पक्षांतर करना पड़ेगा, वही बात आएगी। इसलिए हम सीधे डायरेक्ट 3 में रख देते हैं। तो क्या होता है, सॉल्व करने में आसानी होती है, क्योंकि आधा काम हम इधर कर चुके होते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू -5/13 प्लस का 4/3 होल अपॉन 3, ठीक है ना। इधर हो जाएगा माइनस का 25, 5 का ऊपर 5 में गुणा, बटे 13 प्लस 4 और बटे 3। एलसीएम ऊपर वाले में कर लेंगे, 13 एलसीएम हो जाएगा तो -25 प्लस 52/3, ठीक है। तो 27 और 25 52 होता है। तो इधर जब 52 में 25 घटाएंगे 27 बचेगा, 27 13 और ये 3 है तो इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/1 करोगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये इंटू में 3 यहीं पर आ जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 9 आ जाएगा, लेकिन प्लस का ही आएगा। 52 में 25 घटाएंगे तो 27 आएगा। ध्यान से देख लीजिए, तो ये आपने पढ़ा होगा कि 2 भिन्ने जब बटे में होती हैं तो बीच बीच का गुणा, किनारे किनारे का गुणा, ऐसे सीख लो। या जब 2 भिन्ने बटे में हो, जैसे 2/3 और 4/3, तो इनको हम पहली वाली भिन्न को जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देंगे और नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो यही क्रिया हमने इसमें की, हमने ऊपर वाली भिन्न को ज्यों का त्यों रख दिया, नीचे वाली को उल्टा करके रखा, तो 1/3 आएगा जो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर मिलेगा हमको मिलेगा 9/13, ठीक है। मतलब y का मान 5/13 माइनस का और x का मान आ गया हमारा 9/13। सारी बात आप तक पहुंच गई होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चूंकि आपके पास तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप फ़ोन बोलते हो, तो उसको आप पॉज करके भी देख सकते हो, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। हम लेकिन इतना समय नहीं देंगे कि आप पहले नोट करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाना होता है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से देखेंगे। अभी हमने क्या किया, इसको देखा प्रतिस्थापन से, अब देखेंगे विलोपन। इसको बना लेते हैं समीकरण 9x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी विधि है वो है विलोपन विधि। विलोपन हमने बताया था उस दिन नाम में कि विलोपन का तात्पर्य होता है किसी चीज को विलोप करना, ठीक है ना। किसी का एक का विलोप करके एक की वैल्यू निकाल देंगे, दूसरी अपने आप निकल आएगी, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला काम हम इसमें ये करते हैं कि सभी जितनी भी अचर राशियां उनको एक साथ रख लेंगे, ठीक है ना, और चर राशियां एक साथ रख लेंगे। तो चर राशियां हम ये 3x - 5y इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो, ठीक है। ये हो जाएगा 9x - 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इनको हम समीकरण 1 2 ना मानकर इनको मानेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान ये देते हैं कि हमें यहाँ पर दोनों समीकरणों में या तो x की वैल्यू सेम करनी है और या फिर y की वैल्यू सेम करनी है, ठीक है। तो जो काम हम करेंगे वो दोनों पक्षों में करते हैं, तो हमारा जो आंसर है आसानी से निकल आएगा।
किस तरीके से करते हैं वो भी देख लीजिए। दोनों में से किसी एक का मान, अगर यहाँ पर 5y होता तो हम क्या करते, घटा देते, तो प्लस का चिन्ह आता, काट देते, x का मान निकल आता। मतलब देख लीजिए एक चीज, जैसे हमारा लिखा होता है x + y = 4 और लिखा होता है x - y = 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमें यहाँ अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे ये, ठीक है। घटाने पर क्या होता है, हमेशा चिन्ह बदलते हैं, अंदर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। x से x घटेगा तो कट जाएगा, y होकर 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो y = 1 निकल आएगा। और y का मान किसी एक समीकरण में रख देना, x का मान निकल आएगा। या तो ये कर सकते हैं, या फिर इसी में हम कर सकते थे कि x + y = 4 और x - y = 2 था, इसमें हम डायरेक्ट क्या करते, जोड़ देते, तो जोड़ने पर हमें कोई चिन्ह बदलने नहीं पड़ते हैं। और जोड़ा इसलिए क्योंकि विपरीत चिन्ह थे, ठीक है ना। विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे, अगर समान चिन्ह होंगे और एक जैसी संख्याएं होंगी तो उनमें हम हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हमें किसी एक का विलोप करना है और वो करना ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 6x = आ जाएगा 3, x का मान निकल आएगा, ठीक है। अब x का मान किसी एक समीकरण में रखो तो y का मान यही निकलेगा, ठीक। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए इसको बताने के लिए हमने उचित नहीं समझा। बच्चे दिक्कत करते हैं तो इन्हीं सवालों में करते हैं जिनमें इक्वल नहीं दिखता है, इसमें तो साथ सब इक्वल दिखता है, हम लोग कर लेंगे। अब इसमें क्या करोगे ये हमें सोचना है, ठीक है। तो हमें ये करना है कि अगर x की वैल्यू बराबर करनी है तो नीचे वाले समीकरण में x का जो गुणांक है उसका गुणा ऊपर वाले समीकरण में कराओ, और ऊपर वाले समीकरण में जो x का गुणांक है उसका हम नीचे वाले में करा दें, या यही क्रिया y में करा दें। तो जो छोटा हो हम उसमें कराते हैं। आप अगर 9 का कराएंगे तो 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, ज़्यादा थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है ना। 45 दिक्कत कोई नहीं है, आ जाएगा आसानी से। लेकिन अगर इसमें कराएंगे तो 2 का भी होगा और 5 का भी होगा, यानी छोटा बना रहेगा। या कर लेते हैं, जो आप कहो वो कर लेंगे। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हम समीकरण, हम x का बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में 9 का, समीकरण 1 में 9 का कराएंगे तो 27 होगा। 2 में 3 का कराएंगे तो 3 × 27, ये भी 27 हो जाएगा, ठीक है। का गुणा करा लेते हैं, 9 × 3 = 27x माइनस, सब में कराएंगे, ये नहीं कि ये x वाले गुणांक में केवल कराएंगे, ठीक है। तो 9 27 ये कराया क्यों जाता है, क्योंकि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इससे कोई समीकरण में अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 9 का गुणा यहाँ कर रहे हैं, 9 का गुणा यहाँ कर रहे हैं, और जब इसको सॉल्व करना चाहें तो काट सकते हैं, फिर हमें वही समीकरण मिल जाएगा। मतलब 1 का गुणा हमने कराया, एक तरीके से देखा जाए। 9/9 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है। 1 का गुणा कराया है, लेकिन उसको हमने मर्ज कर दिया कि इसमें 9 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो 27x - 45y = 36। 3 का कराएंगे, 27x, हमें 1 को बराबर करना था, बाकी से मतलब नहीं है, -6y = 21। अब हमने बताया विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ना है, समान चिन्ह है तो घटाना है, घटाएंगे। जब घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। 27x से 27x कट जाएगा, इधर बचेगा 45y प्लस का 6y, ठीक है। अगर मतलब माइनस का 45y बचेगा और बचेगा प्लस का 6y = 36 = माइनस का 21। इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 39y = इसमें 21 घटाएंगे 5, 3 में 2 गया 1, तो y बराबर ये इधर आ जाएगा तो -15/39, ठीक है। तो 3 बचे 15 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, y बराबर -5/13, जो कि अभी हम प्रतिस्थापन में निकाल चुके थे, ठीक है। ठीक वही आ गया हमारा मान जो हमें चाहिए था। फिर से ध्यान दे लेते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहला काम ये हमें करना है कि समीकरण को जैसा लिखा हो वैसा लिख लेते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे तो चर राशियाँ एक तरफ और अचर राशियाँ एक तरफ कर लेंगे। मतलब जो बीजगणितीय जिनमें अंक शामिल हों x और y, उनको एक साइड रख लेंगे, और जो अंक गणितीय केवल अंक होते हैं उनको एक साइड कर लेंगे, उनको अचर राशियाँ बोलते हैं। तत्पश्चात हम क्या करेंगे,
हमें ये देखना है कि अगर x और y में से किसी एक की वैल्यू दोनों समीकरणों में अगर सेम है, यदि सेम है तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे अपनी तरफ से, सीधे विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे और समान चिन्ह है तो घटा देंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, निकल आएगा। यदि किसी की वैल्यू सेम नहीं है तो वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण से उस x की वैल्यू का गुणा कराएंगे, x के गुणांक का गुणा कराएंगे, और नीचे वाले समीकरण से x का गुणा कराएंगे, x के गुणांक का ऊपर वाले समीकरण, ठीक है ना, जो कि अभी हमने किया। इसके बाद आराम से निकल आएगा। तो जो y का मान आया है हम लिखेंगे y का मान समीकरण। अब देखो ये y का मान या तो हम इन समीकरण में भी रख दें तब भी आएगा, इनमें भी रखें तब भी आएगा, तो छोटे में रख लेते हैं, हमें क्या जरूरत है फालतू में तमाम गुणा भाग करने की। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो 3x माइनस 5 माइनस 5/13 बराबर 4, 3x प्लस का 25/13 बराबर 4, 39x, सॉरी यहाँ पर एलसीएम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको 3x को यहीं रखेंगे, ये उधर चला जाएगा तो 4 माइनस 25/13, 3x बराबर 52 माइनस 25/13, 3 इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 27/13 इंटू 3, 3 9 27, x बराबर 9 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को सारी बात क्लियर हो गई होगी। हमारा जो हमने प्रतिस्थापन विधि से वैल्यू निकाली वो भी बराबर है, जो हमने विलोपन से निकाली वो भी बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये तो आपको सीधे सीधे इक्वेशन दी जाएंगी तब ऐसे करना था, और यदि इक्वेशन आपको अंश बटे हर के रूप में मिले तो किस तरीके से करेंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिए, इक्वेशन तक हम बता देंगे, बाकी तो पढ़ा ही चुके हैं सारी चीज़, ठीक है। तो 4th नंबर में कह रहा है x बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर -1, एक तो ये हो गया। दूसरा दिया है x माइनस y/3 बराबर 3। तो पहले इसको हम समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, इसमें एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, तो 3x प्लस 4y, एलसीएम लेना सभी को आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो मिलेगा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, 6 का गुणा होगा तो माइनस का 6, ठीक है। तो ये एक समीकरण मिल गया। इसी प्रकार इसमें एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी 3x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 9, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो अब बाकी आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ये हमारा था 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला, और पहले के अंतर्गत 4 क्वेश्चन थे जिनमें से हमने एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लिया और पढ़ लिया। अब दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम आप तक केवल आपको समीकरण बनाकर बताएंगे और विलोपन विधि सॉल्व करना और प्रतिस्थापन से सॉल्व करना, सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। तो बार बार हम वो चीज़ नहीं दोहरा रहे हैं। जिसको भी विलोपन प्रतिस्थापन अगर देखनी है तो हमारा जो वीडियो नंबर 3 है यानी 3.3 एक्सरसाइज उसको देखिए, और विलोपन जिसको देखनी है वो 3.4 देखिए, क्योंकि उसी में डिस्कस किया। प्रतिस्थापन भी हमने एक क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन बहुत डीपली हमने 3.3 में सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो इबारती प्रश्न है, मतलब भाषा वाले हैं। उनमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, इस तरीके का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ चुके हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना, क्योंकि जो भिन्न होती है वो अंश और हर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हमें अंश हर पता होना चाहिए, तब हम भिन्न निकाल पाएंगे। तो मान लेंगे, माना अंश इज इक्वल टू एक्स, हर इज इक्वल टू वाई। तो भिन्न जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी x/y, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है
कि यदि अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दें, जो हमने माना है उसी में करेंगे काम अपना। अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो जो भिन्न बनती है मिलती है वो हमको क्या मिलती है? एक। लेकिन एक मिलती है तो एक को हम 1/1 भी आसानी से लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिल जाएगा x + 1 = y - 1। y इधर आएगा तो x - y + 1, ये इधर आएगा +1 = 0, यानी x - y + 2 = 0 समीकरण नंबर। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। इसी में देख लेते हैं अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, अब अंश में कुछ नहीं करना, अंश ज्यों का त्यों वैसे ही रखा रहेगा, ठीक है। अंश ज्यों का त्यों रहेगा और हर में हम क्या करेंगे? एक को हर में एक जोड़ दें, जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2। हर में एक जोड़ दें, भिन्न हो जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2x = y + 1, यानी 2x - y = 1 समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा और जरूरी यहीं तक है, क्योंकि हम आपको 3.3 अभी इसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी और यहाँ से आप विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए अब सेकंड नंबर में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है, अगर हमें किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु पता है तो हमें चाहे 10 वर्ष पहले का पता करना हो, 50 वर्ष पहले का या 50 वर्ष बाद का, ठीक है ना, कुछ भी हम निकाल सकते हैं अगर वर्तमान आयु पता है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? हम मान लेंगे, माना नूरी, नूरी है भाई, मोरी नहीं है, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु = x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु = y वर्ष, ठीक है। अब जो कह रहा है, पहले कंडीशन उसने क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व की बात करी है, ठीक है ना। जो फर्स्ट कंडीशन है तो पहले निकाल लेते हैं हम सारी चीज़ें। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है। अब किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान 8 वर्ष है, मतलब कोई व्यक्ति जिसकी आज जो उम्र है वो 8 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 घटा देंगे और बता देंगे 3 साल का रहा होगा क्या होगा ही 3 साल का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वर्तमान आयु में उसको क्या करना है, अगर पूर्व की बात करें घटाना है, पश्चात की बात करें जोड़ना है। तो पूर्व की बात कर रहा है तो x - 5 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद इसी में बात करेगा सोनू की, तो उसकी हो जाएगी y - 5 वर्ष। इसके बाद में भी क्या दिया गया है कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष बाद यानी पश्चात नूरी की आयु वो हो जाएगी x + 10 जोड़ना है, ठीक है, वर्ष ईयर। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु हो जाएगी y + 10 ईयर। अब पहुंचते हैं फर्स्ट कंडीशन, हमें सॉल्व करना है। तो 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, पहले लिख लेते हैं हम, नूरी की आयु और सोनू की आयु दोनों को हमने लिख ली, बराबर कर ली। लेकिन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी, ठीक है ना। इसकी आयु की 3 गुनी थी, किसकी आयु? सोनू की। अब जब ये ऑलरेडी 3 गुनी थी, एक पलड़े में 3 किलो वजन है, एक में 1 किलो वजन है। अब दोनों को बराबर करना है तो या तो 3 में से हम क्या करें, एक में 3 है एक में 1 है, ठीक है ना। तो दोनों को जब बराबर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें से 2 घटा दें तो 1 बचेगा, या इसमें 2 जोड़ दें, क्यों भाई, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें ध्यान देंगे कि इसकी आयु 3 गुनी थी,
और इसकी आयु हमें क्या करनी है, बराबर करनी है। तो या तो हम 3 का भाग इसमें कर दें तो बराबर हो जाएगा, या फिर 3 का गुणा इसमें कर दें। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया है, इस एक्सरसाइज के पहले एक्सरसाइज में 3.3 में सारा कुछ डिस्कस किया है कि कभी भी किसी व्यक्ति के अगर गुणी की बात करें या किसी से ज़्यादा की बात करें, किसी से कम की बात करें, तो हमेशा उसके विपरीत वाले में वो काम हम कर देते हैं जो वो कहता है। ठीक है, नूरी की 3 गुनी थी, हम 3 गुनी कर देंगे सोनू की। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा x - 5 = 3y - 15। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो y वाला पद इधर चला आएगा और -5 और प्लस का 15 = 0। ठीक है, यानी बन जाएगा हमारा x - 3y प्लस का 10 = 0, समीकरण नंबर 1। इसी में अब हमारी बात आएगी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 गुनी होगी, तो हमने बताया उसके विपरीत में वही काम कर दो, 2 का गुणा यहाँ करा दो। तो x + 10 = 2y + 20, यानी x - 2y + 10 - 20 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा x - 2y - 10 = 0, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हम सारी बात डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपके इसमें क्वेश्चन 5 हैं केवल, और फटाफट देखते चलते हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि बोर्ड परीक्षाओं तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप तक क्वेश्चन पहुंचाने का काम करेंगे हम, और कैसे सवाल सॉल्व करने, सारी चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। तो ज्ञात क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी। बाकी क्वेश्चन अभी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम हमें क्या पता होनी चाहिए, संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंकों के योग की बात कर रहा है, तो हमें अगर संख्या पता होंगी तो आराम से हम अंकों का योग निकाल लेंगे। संख्या के लिए हमें क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या लिखी हो, अगर हमने लिखा है मान लेते हैं जैसे 23 लिख लिया, तो इसको वंश बोलते हैं, इसको टेंस, मतलब इसको इकाई बोलते हैं और इसको दहाई। मतलब अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसके लिए हमें इकाई का अंक और दहाई के अंक की आवश्यकता पड़ेगी। हम मान लेते हैं, माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। जो संख्या हमको मिल जाएगी वो मिलेगी xy। ठीक है, xy मिलेगी। इसी को हम संख्या को कह सकते हैं कि इसमें जो संख्या मिलेगी भाई, अगर इसको हम प्रसारित रूप में लिखें, ठीक है, तो प्रसारित रूप में अगर 23 है तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 और +3। इसी प्रकार मतलब दहाई में 10 का गुणा होता है, इकाई में 1 का गुणा होता है, वही हम यहाँ भी करेंगे। इसको लिख सकते हैं 10x + y। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा है, ये संख्या है, इसके बाद उसने संख्या पलटने की भी बात कही है कि अगर अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने, ठीक है ना, लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने का मतलब जो इकाई है उसको दहाई, जो दहाई है उसको इकाई। तो ये हो जाएगा, संख्या हो जाएगी 10y + x। इतना सब कुछ हमें देखना है। इसके बाद हम पहुंचेंगे फर्स्ट नंबर कंडीशन पर। इतने की ही हमें आवश्यकता है। पहली कंडीशन उसने क्या कहा है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग, यानी संख्याएं क्या है, x y, तो दोनों के अंकों का योग कितना है, 9, समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या मिली ये संख्या 10x + y, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है ना, इस संख्या का 9 गुना यानी 10x + y, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 9y इज इक्वल टू 20y और प्लस में 2x। इसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बनने के बाद विलोपन विधि से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मीना जो है वो 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। और आगे इसी में कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो इसमें हम मान लेंगे कि माना 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। 50 के नोटों की संख्या x, 100 के नोटों की संख्या y, ठीक है। तो उसने नोट कितने प्राप्त किए? 25, ठीक है। कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी x प्लस वाई, 50 के नोट और 100 के नोट, दोनों नोटों को अगर मिला दें तो कुल नोट उसको प्राप्त हुए, वो हुए कितने? 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब भाषा का प्रयोग आप अपना करते रहिए, ठीक है ना। हमने कई सारे सवाल बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता दिए हैं। अब अगर ऐसे ही हम बताते रहेंगे तो समय निकल जाएगा और हम आपको पूरा सिलेबस नहीं तैयार करा पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताते हैं और बाद में थोड़ा सा हम उसको स्पीडी तरीके से पढ़ा देते हैं। ये ना समझिए कि लपेट दे रहे हैं, क्वेश्चन कोई नहीं लपेटा जा रहा है, बस थोड़ा सा इसका हमने तरीका बदल दिया है और लिखने का जो हमने प्रावधान था वो हटा दिया है। हिंदी नहीं हम यूज कर रहे ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नोटों की संख्या कितनी है? टोटल 25 है, तो दोनों नोटों को अगर मिला दें तो 25 नोट हो गए। इसके बाद मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब ध्यान दीजिए, ये तो नोटों की संख्या थी, लेकिन उसने 50 के कुछ नोट प्राप्त किए, ठीक है। इसके बाद 100 के भी कुछ नोट प्राप्त किए। टोटल पैसे कितने हो गए? ये 2000। समीकरण नंबर 2 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है ना, आसानी से। भाई अगर मान लें कि नोटों की संख्या 5 है तो 5 है तो इनको जोड़ देंगे, ऐसे निकल आएगा। और ऐसे इसकी मान लो कोई भी, तो जोड़ दोगे तो टोटल 2000 आना चाहिए। सॉल्व करोगे निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 5वां, ये चौथा था, 5वां भी यहीं पर देख लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं है, इस तरीके का बता चुके हैं। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, ठीक है। 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी वही नाम है ना, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, एक किराया तो नियत है 3 दिन का, तो मान लेंगे माना नियत किराया कितना है x और अतिरिक्त कितना है y मान लेते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में कह रहा है कि कितने दिनों तक उसने लिया था भाई, 7 दिनों तक लिया, 27 रुपये अदा किए, तो 7 दिन तक लिया, यानी x तो कितने का है 3 दिन का, बचा कितना 4, x 3 दिन का हो गया। अब 4 दिन का बचा तो अतिरिक्त किराया 1 दिन का y है, तो 4 दिन का 4y, टोटल पैसे उतने कितने दिए 27। समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए, यानी 3 का तो नियत है x, वो उसमें हमें लिखना ही नहीं है कि कितने दिन का है, 3 दिन का बिल्कुल फिक्स, ठीक है, कितना नियत। इसके बाद नियत हो गया 3 दिन का x, बचे कितने 2, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप इसको विलोपन से सॉल्व करिए, और क्योंकि विलोपन से कहा गया है, और अगर ना कहा जाए तो हम उसे किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम विलोपन से सॉल्व करें। अगर कहा जाए, जो चीज़ आपसे कह दी जाए इस क्वेश्चन में कि नहीं इस तरीके से सॉल्व करिए, वो फिर हमें करना ही करना है।
और अगर कह दे कि नहीं केवल क्वेश्चन इक्वेशन दे दी जाती दो, ठीक है, और बोल देता कि हमें केवल x और y की वैल्यू चाहिए, तो वो आप किसी भी से निकाल सकते हैं, या तो विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, हो सकता है शायद अगली एक्सरसाइज 3.5 में होगी, ठीक है ना, 5 या 6 में है, 3.5 में हो या तो 3.6 में होगा, जहाँ भी होगा सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो ये आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, और आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश हमारी रहती है और रहेगी हमेशा कि आप लोग बस केवल इसको शेयर करते रहिए और अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों से वंचित ना रहें और उन्हें घर बैठे पढ़ाई का लुत्फ मिल सके, ठीक है। क्योंकि सारी वीडियोस जो भी हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँचाते हैं, और हमें लालच केवल इतना ही रहता है, केवल आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।